इस ड्रामे की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड से, जिसका नाम है क्विंग-यान। क्विंग-यान अभी एक चर्च में बैठी हुई थी और किसी का वेट कर रही थी। एक्चुअली वो यहाँ पर एक मिशन पे आई थी और उसे कहीं से पता लगा था कि मिस्टर मो का राइट हैंड यहाँ पर आने वाला है। और यहीं पर आ जाता है हमारा मेल लीड, जिसका नाम यूफे है। हमारा ये मेल लीड एक्चुअली एक माफिया ग्रुप से बिलोंग करता है और वो यहाँ पर किसी का खून करने के लिए आया था। वो मिस्टर लू के बेटे के पास जाता है और अपना एक पेन निकाल कर उसको इस तरह से मार डालता है कि किसी को पता भी नहीं लगता। अब जैसे ही वो अपना काम करके वहाँ से जाने वाला था कि इतने में वहाँ पर पुलिस भी आ गई। फिर क्विंग-यान उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लेती है और कहती है कि मैंने वो सब देख लिया है जो तुमने यहाँ पर किया। बॉडी तो उनको मिल ही जाएगी और उस बॉडी की हेल्प से वो तुमको भी ढूंढ लेंगे। फिर उसने कहा कि तुम्हारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो तुम मेरे लवर बनने की एक्टिंग करो, नहीं तो मुझे यहाँ से होस्टेज बना कर ले जाओ। अब वो दोनों वहाँ से बचकर किसी तरह बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन यूफे क्विंग-यान पर गन पॉइंट कर लेता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, क्योंकि यूफे को तो यहाँ पर शक ही हो गया था। तभी क्विंग-यान ने उसको बताया कि मैंने तुम्हारी स्किल देखी और जिस पर तो मैं फिदा ही हो गई। वहीं पर मिस्टर लू के सारे लोग उनको ढूंढते हुए वहाँ पर भी आ गए थे, जिसके बाद क्विंग-यान इस तरह की एक्टिंग करने लगी जैसे कि वो दोनों लवर हों। यहीं पर यूफे उस पर गन तान लेता है। यूफे उसको पूछता है कि तुम किसके लिए काम करती हो। उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भी काम कर सकती हूँ। इतना कि मिस्टर लू के लोग वहाँ पर उनको पकड़ने के लिए पहुँचते तभी यूफे वहाँ से निकल जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर दिखाया गया कि क्विंग-यान ने तो बड़ी ही चालाकी से उसके क्लोज जाते हुए यूफे का पेन या फिर वो किलर पेन उसकी पॉकेट से निकाल लिया था, क्योंकि क्विंग-यान भी यहाँ पर एक स्किल्ड किलर दिखाई गई है। जैसे ही मिस्टर लू के लोग वहाँ पर आते हैं, क्विंग-यान तो बड़े ही स्किल्ड तरीके से उनको भी मार देती है। और लास्ट में वो एक आदमी को बता रही थी कि ये लड़का अब इस पेन के चक्कर में मुझे तलाश करने के लिए जरूर आएगा और इसको ही मैं मिस्टर मो तक पहुंचने के लिए यूज करूंगी। क्विंग-यान को लगता था कि उसके मॉम डैड के मर्डर मिस्टर मो ही है, इसलिए वो मिस्टर मो से बदला लेना चाहती थी। मिस्टर मो को तो आज तक किसी ने भी नहीं देखा था सिवाय 2-3 लोगों के, और उसका राइट हैंड तो यूफे ही होता है। और यही कारण था कि क्विंग-यान उसके पीछे पड़ी थी। जैसे ही यूफे अपने घर पर पहुंचा तो वो अपनी पॉकेट में चेक करता है तो वहाँ पर उसका वो पेन नहीं था, बल्कि एक कार्ड रखा हुआ था जिसमें एक बार का पता था, और ये बार उसका खुद का ही था। क्विंग-यान ने उनके बार में एक डांसर की जॉब कर ली थी और यहाँ पर उसने अपना असली नाम नहीं बताया बल्कि अपना नाम शाया बताया था। यूफे बार में जाता है और उसको जाकर कहता है कि तुम्हारे पास मेरी एक चीज रह गई है, जिस पर यान ने उसको कहा कि ठीक है, लेकिन तुम्हें वो चीज बाद में मिलेगी, पहले तुम्हें मेरे साथ डांस करना पड़ेगा। वो दोनों डांस करने लगते हैं और इसी बीच उनमें काफी सारी बातें होती है, जहाँ पर यान तो उसको सिड्यूसी करने लगती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। लेकिन यूफे ने कहा कि ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमने ये सारी प्लानिंग की थी। फिर यान उसको पूछती है कि क्या इसी वजह से तुम मुझे भी मार डालोगे, और यूफे तो उसकी गर्दन पर पॉइंट भी कर लेता है। लेकिन क्विंग-यान यहाँ पर उसको ये बोल देती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम्हारी वजह से मिस्टर लू के आदमियों ने मुझे देख लिया है और वो मुझे पहचान जाएंगे, इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मिस्टर लू बहुत ज्यादा डेंजरस है। जिस पर यूफे ने उसको कहा कि क्या मैं डेंजरस नहीं लगता, तुम नहीं जानती कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और ये कहते हुए यूफे उसको किस कर लेता है। इस बात का तो क्विंग-यान बुरा ही मान जाती है और कहती है कि तुम्हें बिना पूछे ये सब नहीं करना चाहिए था, और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और जाते जाते यही सोच रही थी कि मैं एक बार मिस्टर मो तक पहुँच जाऊँ और उसके बाद सबसे पहले तुम्हें खत्म करूंगी। फिर वो अपने बार के सामने जाती है और ख्यालों में ही खो गई कि किस तरह जब शुरुआत में वो और उसके डैडी यहाँ पर आए तो वो रिफ्यूजी ही थे, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि खाने के पैसे तक नहीं थे, और आज तो वो अपने डैड को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही होती है। यहीं उसके पीछे पीछे यूफे भी आ गया था और आकर देखता है कि जहाँ जहाँ पर वो डांसर शाया जा रही थी उसके पीछे पीछे मिस्टर लू के आदमी भी थे। शाया सीधा चर्च में चली जाती है, जहाँ पर मिस्टर लू के आदमियों ने तो उसे घेर ही लिया था। अब क्विंग-यान भी कम नहीं थी, पहले तो वो उन लोगों को मारती है, लेकिन जैसे उसने देखा कि यूफे यहाँ पर आ गया, वो तो अपने कपड़े भी फाड़ लेती है और इस तरह की एक्टिंग करती है कि जैसे वो बहुत ज्यादा मासूम हो। और फिर यूफे वहाँ पर आकर उन सब लोगों को मार देता है और रोने का नाटक भी करने लगी थी। वहीं पर हमें यह भी दिखाया जाता है कि लास्ट में एक आदमी बच गया था जो कि यूफे पर वार करने वाला था, लेकिन वो उससे पहले ही उस वार को अपने ऊपर ले लेती है, और ये सब तो वो यूफे का विश्वास जीतने के लिए करना चाहती थी।
फिर येफे ने उस आदमी पर तलवार पॉइंट कर ली और उसको बोला, अगर मिस्टर मो को पता लग गया कि तुम लोगों ने उसके आदमी पर हमला किया है तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फिर वो क्विंग को गोद में उठाकर वहां से ले जाता है और बेड पर लेटा देता है, जहाँ पर उसकी नजर उसके नेक पर चली गई थी जिसके पास एक बर्थ मार्क था। तभी उसे बचपन की यादें आने लगती है, जहाँ पर एक बच्ची की गर्दन पे भी यही मार्क था और ऐसे लग रहा था कि जैसे वो उसकी चाइल्डहुड लवर भी हो। फिर वो साइड के रूम में जाकर अपनी इन यादों में खो जाता है और सोचने लगता है कि जब वो छोटा ही था तब उसे अपने सर्वाइवल के लिए फाइटर बनना ही पड़ा। बड़ी मुश्किल से तो वो जी ही पाया था और लास्ट में उसने माफिया को इसीलिए ज्वाइन कर लिया। तभी वहाँ पर उनकी टीम का एक और मेंबर मेंग आता है और आकर यीफे को मिस्टर मो के नाम से पुकारता है, जिससे हमें पता लगता है कि मिस्टर मो कोई और नहीं बल्कि यीफे ही है और खुद बाहर मिस्टर मो का राइट हैंड बनकर घुमा करता था। यहीं पर हमें पता लगता है कि वो लोग मिस्टर गोटिंग के घर पर कुछ ढूंढ रहे थे। अगर वो उनको मिस्टर गोटिंग के घर पर मिल जाता है तो इसका मतलब यही होगा कि यीफे के डैड को मिस्टर गोटिंग ने ही मारा है और ये मिस्टर गोटिंग कोई और नहीं बल्कि क्विंग यान के पापा ही थे। इतने में ही यीफे को पता लगता है कि वो डांसर शाया कहीं पर चली गई है। जैसे ही वो उसे ढूंढने के लिए बाहर गया तो उसने देखा कि वो तो कुछ तलाश कर रही थी और बहुत तेज बारिश भी पड़ रही थी। वो उसके पास जाकर उससे कहता है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तुम्हारे सारे जख्म खराब हो जाएंगे। एक्चुअली यान तो अपने पुराने कपड़े तलाश कर रही थी और उन्हीं कपड़ों में से वो उस किलर पेन को निकाल लेती है और वो पेन देकर कहती है कि देखो, मैंने तुम्हारी निशानी मिस्टर ब्लू के लोगों तक नहीं पहुंचने दी और ये तो मैंने चर्च में ही छुपा दिया था और इसी को लेने के लिए मैं चर्च गई थी। ये सब सुनकर यीफे तो बिल्कुल इमोशनल सा हो जाता है, क्योंकि एक तो वो उसकी चाइल्डहुड लवर थी और दूसरा उसको पता लगा कि उसने यीफे की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, क्योंकि आज तक तो उसके लिए ऐसा किसी ने भी नहीं किया था। इसलिए वो उसको पूछने लगा कि तुम मुझे सच सच बताओ, आखिर ये सब करने के पीछे तुम्हारा मोटिव क्या है। इसके बाद वो कहता है कि आज के बाद से तुम मेट्रोपॉलिटन गैंग की मेंबर हो गई हो और मिस्टर मो ही अब के बाद तुम्हारी हेल्प करेंगे। और ये सब सुनकर यान तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि यीफे के थ्रू अब तो वो मिस्टर मो तक पहुंची जाएगी। अब यीफे को मेंग के थ्रू एक और बात पता लगती है कि गुचिंग की बॉडी तो मिल गई है, लेकिन उसके ढंग से पहचान नहीं हो पा रही क्योंकि उसके चेहरा बिल्कुल डैमेज हो चुका है। इसी वजह से उसकी कब्र दोबारा खुदवाई गई थी और वहाँ पर जब रिकन्फर्म करने की कोशिश की गई तो वो लाश गुचिंग की थी ही नहीं। अब यीफे तो एक और बात से परेशान था, जिसमें उसने बताया कि गुचिंग की एक बेटी थी जिसका नाम क्विंग यान है और उसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा और ना ही वो अपने डैड के फ्यूनरल पर आई थी। वो एक खतरा बन सकती है, इसलिए पहले जाकर उसको तलाश करो। इसके बाद वो सीधा क्विंग यान के पास जाता है और उसे वो पेन देता है। कहता है कि तुमने एक बार मुझे बचाया था, इसलिए तुम इसे रखो और इसके साथ अपनी रक्षा करना। इसके बाद वो तो उसको कहने लगती है कि तुमने मुझे हथियार तो दे दिया, लेकिन क्या तुम मुझे लोगों को मारना भी सिखा सकते हो। वो मना कर देता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जिस पर यान ने पूछा कि चलो कोई नहीं, लेकिन क्या तुम मेरे लिए किसी को मार सकते हो। जिस पर यीफे ने कहा कि ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती हो, लेकिन तुम किसी को नहीं मारोगी। अगर तुम मेरी वुमेन बनना चाहती हो तो मेरी वुमेन के हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए। और यही बात क्विंग यान को उसके बचपन की यादों में ले जाती है, क्योंकि उसका भी वो चाइल्डहुड फ्रेंड यही कहा करता था कि मैं तुम्हें कभी भी मारना नहीं सिखाऊंगा और कहता था कि तुम जितनी इनोसेंट हो तुम्हारे हाथ हमेशा साफ रहने चाहिए। जिस पर याद करके वो यीफे को पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी को बचाया है, क्योंकि उसके चाइल्डहुड लवर ने बचपन में उसे बचाया था। जिस पर यीफे कहने लगा कि मेरे जैसे लोग किसी को बचाते नहीं बल्कि मारते हैं। अब जैसे ही क्विंग यान बार में खड़ी थी तभी उसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम शेन होता है। ये एक मार्शल का बेटा था जो कि उसे जानता था। वो उससे काफी सालों बाद मिला था, लेकिन फिर भी वो उसको पहचान लेता है। लेकिन वो वहाँ पर कहने लगती है कि मैं किसी क्विंग यान को नहीं जानती, मैं तो शाया हूँ। और शेन तो ये सुनकर परेशान ही हो जाता है और उसको देखकर क्विंग यान तो अलग से परेशान थी, क्योंकि यहाँ पर यीफे भी पहुँच गया था और वो सोच रही थी कि कहीं इसको शक न हो जाए। लेकिन यीफे तो शेन को उसको हाथ ही नहीं लगाने दे रहा था और कहता है कि ये तुम्हारे साथ डांस नहीं करेगी। और ये सुनते ही शेन वहाँ से चुपचाप चला जाता है। उसके जाने के बाद यीफे क्विंग यान से पूछता है कि तुम इस लड़के को कैसे जानती थी, जिस पर उसने बताया कि मैं एक डांसर हूँ, इसीलिए मेरी बहुत से लड़कों से मुलाकात होती रहती है, शायद इसने मुझे पहले कहीं देखा हो। जैसे ही वो अपने कमरे में बैठी हुई थी तभी शेन वहाँ पर पहुँच गया और वो उसके स्किल्स के थ्रू उसे पहचान जाता है कि ये क्विंग यान ही है। जिस पर वो उसको सच बता देती है कि मैं यहाँ पर अपने डैड का रिवेंज लेने के लिए आई हूँ। अब शेन भी उसकी हेल्प करने के लिए बोल देता है,
लेकिन क्विंग ने तो उसको मना ही कर दिया कि मैं किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहती, और वैसे भी मिस्टर मो बहुत खतरनाक आदमी है। अब शेन उसको कहता है कि तुम अपने मिशन के चक्कर में यीफे के क्लोज तो जा रही हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे सच में ही प्यार करने लग जाओ। लेकिन यान ने कहा कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अब थोड़ी देर बाद बार में यीफे खड़ा हुआ उसका वेट कर रहा था। जैसे ही वो आती है वो उसको दीवार को लगा लेता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, और साथ ही वो उसके हाथों को भी टच कर रहा था और कहता है कि तुम्हारे हाथ बता रही हैं कि ये किसी डांसर के नहीं है, बल्कि तुम हथियार भी चलाना जानती हो। जिस पर वो उसको सच सच बता रही थी और कह रही थी कि मैंने क्लाउड हॉल से ट्रेनिंग ले रखी है और शेन ने मुझे किसी प्लानिंग के चलते यहाँ पर नहीं भेजा। बस यीफे ने उसकी इतनी ही बातें सुनी और उसको पैसे देकर कहा कि इसके बाद तुम मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। जिस पर क्विंग यान उसको कहती है कि तुम वैसे मुझे चाहने लगे हो, ये मैं जानती हूँ, लेकिन तुम जैसा कि एक माफिया हो इसलिए तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी कोई वीकनेस हो। जैसे यूफे वहां से जाने लगता है तब उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम क्विंग यान को ढूंढ रहे हो, लेकिन वो उसकी बात को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देता और सीधा चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि भले ही यीफे क्विंग यान से दूर हो गया हो, लेकिन वो अपनी असिस्टेंट को अब भी कह रहा था कि उस पर नजर रखना, क्योंकि वो ये जान चुका था कि वो उसकी चाइल्डहुड लवर है और वो हमेशा उसकी केयर करना चाहता था। अब एक दिन यीफे को पता लगता है कि शाया तो कहीं पर मिल ही नहीं रही है और वो उसको एक मैसेज भी देकर गई है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं इस वेयरहाउस में क्विंग यान को बुलाऊंगी, अगर तुम उसको खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। अब शाया उसके लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले रही थी, इसलिए वो भी नहीं रुक पाता और अपनी गाड़ियां लेकर वहीं पर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उस वेयर हाउस तक पहुंचा तभी वहां पर आग लगी हुई थी, लेकिन वो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को बचाने के लिए आग में भी कूदने को तैयार हो रहा था, क्योंकि उसे तो अपने बचपन की यादें ही आई जा रही थी। लेकिन लास्ट में उसके सारे असिस्टेंट उसको पकड़ कर वहाँ से ले जाते हैं। अब घर पर आकर वो तो बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने सेकंड टाइम भी अपने लव को खो दिया। अब थोड़ी देर बाद वो जैसे ही अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था तब वो देखता है कि उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की खड़ी है और ये कोई और नहीं बल्कि क्विंग यान थी, जिसको वो शाया के तौर पे जानता था। वो देखते इसको गले लगा लेता है और कहता है कि कुछ भी मत बोलो और आज के बाद तुम मेरे लिए कभी भी खुद को खतरे में नहीं डालोगी। जिस पर शाया ने उसे बताया कि मैंने क्विंग यान को वहाँ पर जलाकर मार डाला। फिर यूफे ने उसको पूछा कि जो आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है क्या तुम उससे डरती नहीं हो? मैंने 10 साल में पहली बार किसी आदमी को मारा था और अब तक पता नहीं कितने लोगों को मार चुका हूँ, क्या तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? लेकिन क्विंग यान ने कहा कि मैं कौन सा एक अच्छी इंसान हूँ और इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में मैंग यीफे के पास आता है और उसे बताता है कि वेयर हाउस में से सच में ही एक लेडी की बॉडी मिली है, लेकिन वो पूरी तरह जल चुकी है, इसलिए हम यकीन से नहीं कह सकते, क्योंकि मैंग को तो ये सारी चीजें तंग कर रही थी कि इस नई लड़की के आते ही यीफे पता नहीं उसके इतना ज्यादा क्लोज कैसे हुआ जा रहा है, क्योंकि वो जानता था कि इसकी कमजोरी उसके बचपन का प्यार है और इसी प्यार को वो लड़की यूज कर रही थी और अब तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कराने जा रहा था। फिर इसके बाद हमें पता लगता है कि एक्चुअली ये सारी चीजें क्विंग यान ने प्लान की हुई थी, जिसमें शन ने उसकी हेल्प की थी और वो बॉडी भी किसी और की थी जिसको उन दोनों ने मिलकर जला दिया था। अब जैसे ही रूम में आकर शाया को बैंडेज लगा रहा था तभी वो उसको पूछती है कि मिस्टर मो को तो ये सब पता लग चुका होगा और वो तो मुझ पर गुस्सा भी कर रहे होंगे क्योंकि मैंने तुम्हारा काम बिगाड़ दिया। लेकिन वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी मिस्टर मो से बात हो गई है। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है तभी क्विंग यान उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि प्लीज तुम मेरे पास ही बैठ जाओ। ये सुनकर वो बाहर जाता है और एक चेयर लाकर उसके पास ही बैठ जाता है। वो तो आराम से सो जाती है, लेकिन उसके कहने की वजह से ये फे वहीं कुर्सी पर बैठा रहता है। अब उसके जाने के बाद क्विंग यान सोचती है कि जब इसने आते ही मिस्टर मो से बात की, इसका मतलब है कि मिस्टर मो यहीं कहीं पर ही हैं, शायद इसी गेस्ट हाउस में हो और इसी वजह से वो वहाँ की तलाश लेने लगी थी। जिसके बाद वो यूफे के रूम में पहुँच गई और उसकी तलाशी लेते हुए वहाँ पर उसे एक कॉइन दिखाई देता है जिस पर बुलेट लगने का निशान था, जिसको देखते ही वो तो बिल्कुल शौक ही हो जाती है, क्योंकि उसको समझ आ गया था कि ये लड़का वो बचपन का प्यार ही है, क्योंकि क्विंग यान ने ही वो कॉइन उसको दिया था कि मेरी जान बचा लो, जिसकी वजह से ये फे उसके आगे आ गया था और अपने ऊपर गोली खा ली थी। एक्चुअली इस कॉइन को उसने अपनी पॉकेट में रख लिया था जिसकी वजह से वो बच गया। अब वो जान जाती है कि ये फे उसकी लाइफ में अब इम्पोर्टेंट है,
और वो बेवकूफ उसी को ही धोखा देने चली थी। लेकिन वो अब भी अपने मकसद से नहीं हटना चाहती थी और मिस्टर मो की तलाश जारी रखना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मैंग को सब कुछ पता लग गया था और वो यूफे को जाकर बताता है कि भले ये लड़की आपके चाइल्डहुड लवर होगी, लेकिन फिर भी ये बहुत झूठी है। इसने तो आपको बोला था कि इसने क्विंग को मार दिया है, लेकिन क्विंग ये खुद ही है। और वो तो यूफे के आगे सारे सबूत ही लेकर आ गया था, जिसके बाद यूफे तो बहुत परेशान हो जाता है और वो एकदम से उसके पास जाता है और उसको कहने लगता है कि तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, अब मैं जान गया हूँ कि तुम ही क्विंग हो। साथ ही उसने क्विंग के हाथ में वो कॉइन भी देख लिया और उसको कहने लगा कि अब तो तुम जान ही चुकी होंगी कि मैं कौन हूँ। जिस पर क्विंग ने उसको बताया कि जब मैं तुम्हारे करीब आई थी तब मुझे ये नहीं पता था कि तुम वही हो जिसको मैं बचपन से प्यार करते आ रही हूँ। मैं तो सिर्फ मिस्टर मो तक पहुँचना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें यूज किया था, क्योंकि मिस्टर मो ने ही मेरे डैड को मारा है। जिसके बाद यूफे उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या सबूत है कि मिस्टर मो ने ही तुम्हारे डैड को मारा। लेकिन उसके पास कोई पक्का सबूत नहीं था और इसको सोच कर वो भी शॉक हो जाती है और उसे फर्स्ट टाइम यहाँ पर रियलाइज हुआ कि जिसने उसे ये इन्फॉर्मेशन दी है शायद वो ही उसे मिसगाइड कर रहा हो। लेकिन यूफे तो यहाँ पर बिल्कुल ही टूट चुका था और उसको कहने लगा कि चर्च में तुम्हारा आना, मेरे बार में तुम्हारा डांस करना, सब कुछ तुम्हारा प्लान किया हुआ था। तुम्हारे मन में तो मेरे लिए कोई भी इमोशंस नहीं थे। लेकिन क्विंग उसको कहने लगती है कि जब मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी वुमेन बनना चाहता तो वो बिल्कुल सच था। अब वो उसको बेड पर लिटा देता है और कहता है कि मुझे साबित करके बताओ कि तुम ही मेरी वुमेन हो। फिर वो उसे उसके बचपन के नाम से पुकारती है, जिसके बाद वो तो पीछे ही हट गया था। वो उसके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने ये सब बहुत ज्यादा गुस्से में कर दिया। फिर वो उसको कहता है कि तुमने हमेशा मेरे दिल को छुआ था, मुझे लगता था कि पूरी दुनिया में तुम ही एक इंसान हो जो मेरी केयर करती हो, लेकिन तुमने ही मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। अब प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ और आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। वो बहुत रोती है और उसको बार बार कह रही थी कि जब मैं तुमसे मिली थी मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो। लेकिन यूफे तो उसको वहाँ से बाहर जाने के लिए ही कह देता है। उस टाइम यूफे बहुत दर्द में था क्योंकि उसको इतना बड़ा धोखा मिला। इसके बाद क्विंग अपने मेंशन में चली जाती है और अपने आदमी से जाकर पूछती है कि क्या आपने खुद देखा था कि मिस्टर मो ने मेरे डैड को मारा है। वो कहता है कि नहीं, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था। फिर वो कहती है कि फिर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं, ये पूरी दुनिया तो साजिशों से भरी है। और इसी के साथ साथ वो बहुत ज्यादा दुखी भी थी और उनको बताती है कि वो लड़का जिसने मेरी बचपन में जान बचाई थी और मुझे 6 महीने तक प्रोटेक्ट किया था, मुझे लगता है कि वो मुझे मिल गया है। अब नेक्स्ट सीन में क्विंग मेंग के पास जाती है और उसे यूफे के लिए इनविटेशन देती है कि वो एक फीस्ट के लिए मेरे मेंशन में आ जाए और आकर वहाँ पर तलाशी भी ले लेगा। अब मेंग यूफे के पास वो इनविटेशन पहुँचा तो देता है, लेकिन फिर भी मेंग और मिल्ला नहीं चाहते थे कि यूफे उसके इनविटेशन पर उसके मेंशन में जाए। लेकिन मेंग को यकीन नहीं था क्योंकि उसने तो पहले भी झूठ बोला था। अब यूफे कहता है कि किस्मत मुझे 15 साल बाद इस मेंशन में इनवाइट कर रही है, इसलिए मैं वहाँ पर जरूर जाऊंगा। और यहीं पर हमें पता लगता है कि यूफे उस मेंशन से बहुत ज्यादा अटैच है क्योंकि बचपन में ये प्रॉपर्टी उसके मॉम डैड की हुआ करती थी। फिर यहीं पर एक नई कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है मिसू। मिसू काफी टाइम बाद यूफे से मिल रही थी। एक्चुअली मिसू यूफे के माफिया टीचर की बेटी है। उनकी डेथ हो गई थी और जिस टाइम पर वो मरने वाले थे तब उन्होंने कहा था कि मैं अपनी सारी पावर्स और अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना होगा। और वो अभी अभी अब्रॉड से पढ़कर वापस आई थी। और यहीं पर हमें इस तरह पता लगता है कि जैसे यूफे उसको छोटी बहन की तरह देखता हो और जल्दी उसकी शादी कराना चाहता है। लेकिन मिसू तो मन ही मन उसे लाइक किया करती थी और सोचती थी कि ये सारी जिंदगी इसी तरह से मेरी हेल्प करेगा और चाहती थी कि ये खुद ही मेरे से शादी करे। अब मेंशन से जो इनविटेशन उसको आई थी उसमें वो मिसू को भी अपना पार्टनर बनाकर लेकर जाता है, जबकि क्विंग के साथ वहाँ पर शन था। यहीं पर आते ही मिसू कह देती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसका सारी जिंदगी यूफे ने ख्याल रखने का वादा किया है। इसको सुनकर क्विंग को काफी बुरा तो लगा, लेकिन फिर भी वो अपने फेस पर एक अच्छी सी स्माइल रखती है और उनका वेलकम करती है। यहाँ पर यूफे उसके लिए एक गिफ्ट भी लेकर आया था जिसमें एक कटा हुआ हाथ था और उसने बताया कि चर्च में मैंने एक आदमी को छोड़ दिया था, लेकिन उसने तुम्हें हाथ लगाया, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसका हाथ तुम्हारे लिए गिफ्ट के तौर पर लाया हूँ। लेकिन मिसू तो ये सब देखकर वहाँ पर डर ही जाती है क्योंकि उसने ये सब तो पहले कभी देखा ही नहीं था। वो तो बेचारी बहुत इनोसेंट थी। अब जब यहाँ पर वो सब लोग खाना खाने बैठते हैं तब तो उन दोनों वुमेन्स के बीच
काफी जेलसी फील हो रही थी। क्विंग यहाँ पर कहती है कि मुझे भी किसी ने कहा था कि मैं अपनी वुमेन के हाथ हमेशा साफ देखना चाहता हूँ। बचपन में एक लड़का यान मुझे मिला था और उसने ही मुझे अपनी सुरक्षा करना सिखाया था, लेकिन उसके बाद तो उस लड़के की डेथ ही हो गई थी। लेकिन उसके जाने के बाद मैं इतनी इमोशनल हो गई कि जो उसने मुझे सिखाया था उसको ही मैंने इम्प्लीमेंट किया, और इसी वजह से मैंने अपनी सुरक्षा खुद ही की है और शायद 10 से ज्यादा लोगों को मार भी दिया होगा, इसीलिए मेरे हाथ साफ नहीं है। वहीं पर बैठे बैठे शेन और यीफे के बीच भी अनबन हो गई, जिसके बाद शेन ने तो गन ही निकाल ली, जिसको देखकर मिसू तो बहुत ज्यादा डर गई। लेकिन ये सारी बात क्विंग यहाँ पर अच्छे से संभाल लेती है। लेकिन मिसू तो यहाँ पर सीधे सीधे ही उसको कह देती है कि तुमने यीफे को सिड्यूस करने के लिए बार डांसर बनना भी चूज कर लिया, आखिर तुम किस तरह की लड़की हो। लेकिन इस बात पर तो क्विंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो कह देती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यीफे से बहुत ज्यादा अटैच हो क्या, इसने तुम्हें कभी किस किया, लेकिन मुझे तो की है। और ये सुनते ही मिसू तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है। अब इन दोनों के बीच जैसे ही फाइट होने वाली थी कि वे दोनों लड़के इनको कंट्रोल करते हैं, और यूफे तो डिनर छोड़कर और सू को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद क्विंग भी ड्रिंक करने लग जाती है और दूसरी तरफ यीफे भी, और इसके साथ साथ क्विंग को यहाँ पर अपनी डैड के कत्ल को लेकर बहुत ज्यादा शक भी होने लगा था। वो मिस्टर लू से कहने लगती है कि शायद हमें गलत इन्फॉर्म किया गया है, लेकिन मिस्टर लू ने कहा कि शायद बड़े मास्टर का कत्ल मिस्टर मू ने नहीं, कभी इस लड़के यीफे ने ही किया हो। लेकिन वो कहती है कि वो गन से नहीं मारता, अगर उसको साइलेंटली कोई काम करना होता है तो उसके पास और भी हथियार हैं। और फिर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करके सीधे यीफे से मिलने के लिए चली जाती है। उसके बेडरूम में जाकर उसको कहने लगती है कि क्या सारी जिंदगी ही तुम मिसू की केयर करने का वादा किया है। अब यीफे भी उठ गया और उसको कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। फिर वो कहती है कि फिर तुमने मुझे किस क्यों की थी, जो किस तुमने मुझे किया था उसके लिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा। लेकिन वो तो वहाँ से जाने ही लगता है। वो उसको मनाने की भी कोशिश करती है, साथ ही उससे माफी भी मांगती है और कहती है कि मुझे उस टाइम नहीं पता था कि तुम मेरे बचपन वाले फ्रेंड ही हो। लेकिन यीफे तो यहाँ पर मानने के लिए ही तैयार नहीं था और कहने लगा कि ये तो तुम्हें मुझे धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था, और अब जब तुमने मुझे धोखा दे दिया तो उसकी सजा भी तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट सीन में हमें एक बहुत बड़ा राज पता लगता है, जहाँ पर मिस्टर लू शेंग से मिलने के लिए गया था, और यहीं पर गुटिंग की एक्चुअली प्लानिंग पता लगती है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि क्विंग का फादर बहुत ज्यादा स्मार्ट था, इसलिए उसने अपना मर्डर सिर्फ प्रिटेंड किया था, वो खुद नहीं मरा था, और वो तो अभी कहीं पर छुपा हुआ था। लेकिन वो तो ये भी चाह रहा था कि उसकी बेटी जाए और मिस्टर मो से बदला ले, उसके क्लोज जाकर उसको खत्म कर दे। उसने आज तक मिस्टर मो को तो नहीं देखा था, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे उसे मिस्टर मो ने ही मारा हो। अब शेंग की भी मिस्टर मो से पुरानी दुश्मनी थी और वो भी उसके लिए बड़ा खतरा बन सकता था, और वो भी उसे अपने रास्ते से हटवाना चाहता था। और अब वो फैसला करता है कि वो मिस्टर मो को मरवा देगा, लेकिन किसी तरह से ये इंफॉर्मेशन क्विंग के हाथ लग जाती है। अब जैसे ही यीफे पर हमला होने जा रहा था कि तभी वहाँ पर क्विंग पहुँच जाती है और अपनी जान पर खेलकर उसको बचाती है, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पर स्नाइपर्स बैठे हुए हैं, इसलिए वो उसको वहाँ से भगा ले जाती है। ये सब देखकर तो अब यीफे को उसकी फिक्र होने लगती है और उस कहने लगता है कि तुम्हें अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाने की क्या जरूरत थी, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ। जिस पर क्विंग ने उसको कहा कि मैं भी बहुत कोल्ड हार्टेड हुआ करती थी, लेकिन तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं हो सकती, मैं खुद ही अपने बस में नहीं हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे तुम्हारी हमेशा फिक्र होती रहती है। जब मैं सू को तुम्हारे साथ देखती हूँ तब मुझे बहुत जेलस फील होता है, मेरी समझ नहीं आ रहा, शायद मैं ही तुम्हारे काबिल नहीं हूँ क्योंकि मेरे हैंड्स क्लीन नहीं है। अब यहाँ पर यीफे तो ये सब बिल्कुल भी नहीं सुन पाता और उसको बस किस कर लेता है और उससे वादा भी करता है कि अब से तुम मेरी वुमन हो और मैं हमेशा तुम्हें डिफेंड करूंगा। अब फाइनली वो दोनों कपल बन चुके थे और उन्होंने डेट भी करना स्टार्ट कर दिया था और साथ में रहकर वो काफी खुश भी नजर आ रहे थे। लेकिन एक दिन क्विंग उसके एक स्कार के बारे में पूछती है और उसके बाद यीफे को तो अपने बचपन की यादें आने लगती हैं, जिसमें कोई उनके घर पर घुस गया था और आकर उसकी माँ को मार डाला, यहाँ तक कि उसकी तो पूरी फैमिली ही खत्म कर दी थी और इसी वजह से उसे अपने ही घर से भागना पड़ा। उसकी मम्मी ने यीफे के बदले अपनी जान दे दी थी और जिसने उसकी मम्मी को मारा था वो कोई और नहीं बल्कि गुटिंग ही था। लेकिन इस बात को वो क्विंग को नहीं बताता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि क्विंग हर्ट हो जाए अपने डैड की रियलिटी को जानकर। अब नेक्स्ट डे सूमी रोते हुए उसके पास आती है और कहती है कि मैंने ये सुना है कि तुम उस लड़की को डेट कर रहे हो, लेकिन तुमने तो मुझे सारी जिंदगी डिफेंड करने का वादा किया था।
आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर यीफे ने उसको बताया कि मेरे मन में तुम्हारे लिए प्यार जैसी फीलिंग आ ही नहीं रही है, इसमें मैं क्या करूं, लेकिन तुम्हें मैं हमेशा डिफेंड करता रहूंगा एक छोटी बहन की तरह। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यीफे और क्विंग दोनों डेट पर जाते हैं और यहाँ पे वो अपनी पुरानी यादों को भी ताज़ा करने लगते हैं जब वो दोनों एक साथ फायरवर्क्स देखने गए थे और आज भी वो दोनों यही देखने के लिए गए थे। और यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि वो दोनों एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि क्विंग को यीफे के साथ देखकर शेन काफी जेलस फील किया करता था क्योंकि शायद वो क्विंग को पसंद करता था और वहीं मिसू की भी यही हालत थी। इसलिए वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और दोनों डील भी कर लेते हैं और आखिरकार शेन मिसू को बहला फुसलाकर उससे मिस्टर मो के बारे में पूछ लेता है कि तुम तो जानती ही होंगी वो कौन है। मिसू ने भी उसको बता दिया और यही सच जाकर वो क्विंग को भी बताए थे कि इसका वो वादा कर देती है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि यीफे के लोगों ने गुटिंग को पकड़ लिया था और अब वो यीफे के सामने उसको प्रेजेंट करते हैं और वो उससे पूछने लगता है कि आखिर तुमने इतना बड़ा नाटक किया ही क्यों, तुम अपनी ही बेटे को इतने बड़े खतरे में कैसे डाल सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, सिर्फ खुद को डिफेंड करने के लिए, तुम तो पिता कहलाने के लायक भी नहीं हो। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो लड़की इस तरह से दांव पर लगेगी जिसको वो इतना प्यार करता है और उसे दांव पर कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का डैड ही लगाएगा, सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने के लिए। और अब वहाँ पर जब सब लोग यीफे को ही मिस्टर मो के नाम से पुकारते हैं, ये सुनकर गुटिंग तो बिल्कुल हैरानी हो गया था क्योंकि यहाँ पर उसे पहली बार पता लगा था कि मिस्टर मो यीफे ही है। वहीं दूसरी तरफ मिसू क्विंग से मिलने के लिए आती है और उसको कहती है कि आज मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगी। वो कहती है कि मिस्टर मो कोई और नहीं बल्कि यीफे ही है और यहाँ पर क्विंग को तो यही लगा करता था कि मिस्टर मो ने ही उसके डैड को मारा है, यानी कि उसका लवर ये फेंग ही उसके डैड का खूनी है। और इस न्यूज ने तो उसको बिल्कुल हिला कर ही रख दिया था। वहीं उसी टाइम पर ये फेंग गुटिंग को लेकर को मेंशन में आता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तभी उसको वहाँ पर क्विंग मिलती है और वो उसको पूछती है कि क्या तुमने कभी मुझसे झूठ बोला है, अगर नहीं तो मुझे किस करो। वो पहले तो थोड़ी देर सोचता है लेकिन फिर उसको किस कर लेता है। यीफे ने उससे झूठ बोला और बाद में एडमिट भी नहीं किया। ये सब सोचकर तो क्विंग उस पर गन पॉइंट कर लेती है। यहाँ पर यीफे को ये परवाह नहीं थी कि वो मुझे शूट कर देगी, लेकिन वो सोच रहा था कि मेरी वजह से क्विंग हर्ट हुई है। यीफे को लगता था कि वो अपनी सारी रियलिटी उसको साफ साफ बता देगा, लेकिन ये सही टाइम नहीं है। अब क्विंग शूट कर देती है लेकिन किसी और जगह पर, और इसको सुनते ही यीफे के सारे गार्ड अंदर आ गए थे और उनके साथ उसके डैड गुटिंग भी होते हैं, जिस पर उसे पता लगा कि वो अभी तक जिंदा है लेकिन वो बहुत बुरी हाल में थे। फिर यीफे उसके डैड के सर पर गन तानता है और उसको पूछता है कि क्या फेयर श्योर तुम्हारे घर में ही है। अब अपने डैड की जान बचाने के लिए क्विंग एक पॉट पर गोली चला देती है और उसी के अंदर से फेयर श्योर निकलता है और यही वो चीज थी जिसको कि यीफे इतने दिनों से ढूंढ रहा था। वो उसको लेता है और अपने आदमियों के साथ वहाँ से निकल जाता है, लेकिन इसी के साथ उसने मिल्लान से कहा था कि तुम अंदर ही रहो और क्विंग को रोके रखना। फिर वो गुटिंग को लेकर नीचे एक हॉल में चला जाता है और इसी टाइम पर हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है कि इसी जगह पर यीफे की मॉम गुटिंग के पैरों में गिरे हुई थी अपनी जिंदगी की भीख मांगने के लिए, और आज कुछ उसी तरह का वक्त था, लेकिन अब की बार गन यीफे के हाथ में थी और वो किलर गुटिंग उसके पैरों में पड़ा था। और अब गुटिंग यहाँ पर सारी बातें एडमिट कर लेता है कि ये सब करने के लिए उसको मास्टर शेन ने कहा था, जो कि शेन के फादर थे। एक्चुअली वो जो फेयर शोरा था उसके अंदर एक खजाने का नक्शा था और मास्टर शेन उसी को लेने के लिए वहाँ पर आया था। फिर गुटिंग ने बताया कि वो फेयर शोरा मुझे तुम्हारी फैमिली को खत्म करने के बाद मिल गया था, लेकिन मैंने उसे मास्टर शेन को नहीं दिया और लालच में आकर अपने पास ही रख लिया। इसके बाद तुम्हारे डैड की तो सारी पावर्स ही खत्म हो गई थी, इसलिए मैंने ये बंगलो उनसे अपने नाम करवा लिया था। और ये सारी बातें सुन कर तो अब यीफे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया जा रहा था, क्योंकि अगर उसके साथ ये सारी चीजें ना हुई होती तो वो अब इस तरह पर गन ताने यहाँ पर खड़ा ना होता। अब जैसे ही उसे अपनी मॉम की चीखें याद आती है तो वो वहीं पर खड़े हुए गुटिंग पर गोली चला देता है और अपनी मॉम के मर्डर का बदला ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ क्विंग भी ऊपर से नीचे आ रही थी और ये सब करते हुए वो यीफे को देख लेती है। अपने फादर को अपने ही लवर के हाथों मरते देखकर वो तो बिल्कुल शौकी हो गई थी। अब उसको देखकर यीफे भी थोड़ा परेशान सा हो जाता है, क्योंकि उसने अपने मॉम डैड की मौत का बदला तो ले लिया था,
लेकिन यहाँ पर बिना खत्म होने वाला रिवेंज स्टार्ट हो गया था। अब क्विंग यान तो यहाँ पर इसी तरह रो रही थी जैसे बचपन में ये फे अपनी मॉम को देखकर हो रहा था। अब क्विंग यान यहाँ पर ये फे के ऊपर गन पॉइंट कर देती है और उसको कहती है कि तुमने 4 बार मेरी जान बचाई है और मैंने भी तुम्हारी जान 2 बार बचाई है। तीसरी जान हो गई मेरे डैड की जो तुम अभी ले चुके हो, और चौथी जान उसका बदला मैं तुम्हें दूंगी अपनी जान लेकर, और उसके बाद हम दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो अपनी जान लेने वाली थी तभी ये फे उसको रोक देता है। अब यहाँ पर गोली उसके सिर में तो नहीं लेकिन उसके पेट में लग गई थी। अब क्विंग यान यहाँ पर बच तो गई थी लेकिन फिर भी ये फे काफी ज्यादा दुखी हो रहा था और सोच रहा था कि जिस तरह का गलत काम गुटिंग ने मेरे साथ किया था उसी तरह का काम मैंने उसकी बेटी के साथ कर दिया है। आखिर उसमें और मुझ में फर्क ही क्या रह गया? क्या मैं इतना कोल्ड हार्टेड हो चुका हूँ? लेकिन अब वो सोचने लगा था कि अगर अब क्विंग यान की जान बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देने पड़े तो मुझे कोई परवाह नहीं है। और वो क्विंग यान को यहाँ पर उसके बचपन के नाम लेज के नाम से बुला रहा था। और अब फाइनली क्विंग यान को होश तो आ गया था लेकिन उसे एमनीजिया हो गया था, जिसके कारण वो किसी को भी नहीं पहचान रही थी, लेकिन वो ठीक थी और इसी की खुशी यूफे को बहुत ज्यादा हो रही थी। अब इसके बाद यूफे के पास मिस्टर शेन और मिस्टर लू आते हैं और उसको वहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन यूफे ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया था और कहता है कि आखिर तुम उसके लगते ही कौन हो? मैं तो उसका फियोंसे हूँ क्योंकि उसके डैड ने जाने से पहले हम दोनों की सगाई करा दी थी। अब इस बात को सुनकर शैन तो गन ही निकाल लेता है, लेकिन ये फे ने अपने स्किल की वजह से शैन की गन को तो नीचे ही गिर दिया था और उसके गले पर पॉइंट कर दिया और अब तो मजबूर होकर शैन को वहाँ से जाना ही पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ मीसू को तो क्विंग यान पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो उस पर पहली बार गन पॉइंट करती है और उसको कहती है कि तुम ये सब क्या ड्रामा कर रही हो? तुम्हारी कोई मेमोरी लॉस नहीं हुई, तुम तो सिर्फ ये फे के खिलाफ साजिश कर रही हो। लेकिन ये फे आकर मीसू को बहुत डांट लगाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें पता लगता है कि क्विंग यान तो सच में ही उसके साथ फिर से धोखा कर रही थी और उसने मिस्टर लू को कहा कि मुझे ये सब करना जरूरी था क्योंकि मैं भी अब ये फे से बदला लेना चाहती हूँ। उधर मीसू ये फे को कहती है कि तुम्हें क्विंग यान को अभी घर से निकालना होगा, लेकिन यूफे ने कहा कि अगर वो मुझे धोखा दे भी रही है तो मैं धोखा खाना चाहता हूँ, लेकिन वो इस घर से कहीं नहीं जाएगी और अपने आदमी को बुलाकर कह देता है कि इसकी टिकट कराओ, मैं इसको दोबारा से फ्रांस भेजना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ क्विंग यान तो नफरत से भर चुकी थी और वो कहती है कि अब मैं यूफे को मारूंगी नहीं बल्कि उसे तड़पाऊंगी। उसे बहुत घमंड है अपनी पावर पर, मैं उससे इस तरह बदला लूंगी कि वो सारी चीजों को अपने हाथों से जाते हुए देखेगा और रोएगा। वहीं दूसरी तरफ वीफे, जिसको कि पता था कि क्विंग यान उसके सामने नाटक कर रही है, लेकिन फिर भी अब वो क्विंग यान के हाथों से हर तरह का नाटक सहने को तैयार था। इतने में क्विंग यान उसके पास आती है और वो उसे कहता है कि तुम मेरी विमेन हो और मैं तुम्हारा फियांसे, इसलिए तुम जैसे चाहो वैसे। वो भी उसके सामने रिक्वेस्ट करती है कि मैं चर्च जाना चाहती हूँ, जिस पर यीफे ने उसको कहा कि तुम जहाँ जाना चाहती हो आराम से चली जाओ। अब यीफे को तो ये भी परवाह नहीं थी कि वो उसके खिलाफ कोई ना कोई प्लानिंग करने वाली है। वो तो बस उसे बेइंतहा प्यार किया करता था। अब चर्च में आकर वो शेन से मिलती है, जहाँ पर शेन ने उसको कोई दवाई दी और उसके बारे में बताया कि अगर ये तुमने यीफे को दे दी तो यीफे हमेशा के लिए तुम्हारा मोहताज हो जाएगा। इसको खाने के बाद वो कुछ भी सोच समझ नहीं पाएगा और बिल्कुल एक पुतले की तरह काम करेगा। एक्चुअली ये दवाई तो क्विंग यान ने ही मंगवाई थी, लेकिन शेन तो ये चाहता था कि तुम उसे पॉइजन देकर खत्म ही कर दो। वहीं दूसरी तरफ मैंग भी आकर यीफे को बता देता है कि क्विंग यान आज चर्च में जाकर शेन से मिली थी और तुम्हारे खिलाफ कोई ना कोई साजिश रच रही हैं। लेकिन यहाँ पर यीफे तो उसको कुछ भी नहीं कहता और इसके बाद वो अपने एरिया के सारे स्टेक होल्डर्स को एक मीटिंग में बुलाता है और यहाँ पर उसने पहली बार सबको अपना इंट्रोड्यूस मिस्टर मो के तौर पे कराया था। अब यहाँ पर एक आदमी ने उसकी डील भी चोरी करने की कोशिश की थी, जिसको वो सबके सामने लाकर उसको बहुत कड़ी सजा देता है, जिसके थ्रू उसने सबको एक सिग्नल दे दिया कि अगर किसी ने भी मेरे साथ गद्दारी करने की कोशिश की तो उसका इससे भी बुरा हाल होगा। और ये तो स्पेशली शेन को बताया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सूमी क्विंग यान के पास जाती है और उसको जाकर सब कुछ सच सच बता देती है कि तुम यीफे के खिलाफ साजिश रच रही हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे फादर आखिर कैसे थे
उन्होंने ये फे से सब कुछ छीन लिया था। उनकी डेथ जैसे हुई है ना, वो तो इससे भी ज्यादा बुरी डेथ डिजर्व करते थे। जैसे ये अपने डैड के खिलाफ वही सारी बातें सुनती है, वो तो सीधा मीसू की गर्दन पर पॉइंट कर देती है और उसको कहती है कि अपोलोजाइज करो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगी। इतने में यहाँ पर यीफे आ गया और इन दोनों को शांत कराया और मीसू को उसके रूम में भेज दिया। अब यीफे उसको गले लगा लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर जाते जाते मीसू तो यीफे के सामने ये भी कहकर चली गई थी कि ये एमनेसिया का झूठा नाटक कर रही है, देख लेना ये तुम्हें बहुत बड़ा धोखा देगी। क्विंगियान कहती है कि क्या तुम्हें उस पर भरोसा है या मुझ पर, लेकिन यीफे ने कहा कि मैं तो किसी की भी नहीं सुनता, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी बातें ही समझ में आती हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग यीफे को देखते हैं जो कि काफी सैड खड़ा हुआ था और यही सोच रहा था कि आखिर मैंने भी तो क्विंगियान को धोखा दिया है, अगर वो अब मुझे धोखा दे देगी तो कोई गलत बात नहीं होगी, मैं वो धोखा खाने को तैयार हूँ। अब रात के टाइम क्विंगियान यीफे के पास एक ड्रिंक लेकर आती है जिसमें उसने वही मेडिसिन मिलाई हुई थी। अब यीफे तो इस बात को समझ ही गया था, आखिर वो इतने दिनों से माफिया के बीच जो रह रहा था, लेकिन यीफे तो उस ड्रिंक को एक ही सांस में पी जाता है। यहाँ क्विंगियान को तो ये लगा था कि अब ये मेरे वश में आकर मुझे सारी बातें बता देगा। अब वो उससे पूछती है कि जब फियर श्योरा तुम्हारे पास आ गया है, मैंने सुना है कि उसमें कोई खजाने का राज है, क्या तुम उसे खोल सकते हो? मेरे डैड ने तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट कर दिया लेकिन उसको खोल नहीं पाए। वो कहता तो है कि मैं इसको खोल सकता हूँ लेकिन अभी नहीं, और इसी के साथ ही उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब हमें पता लगता है कि ये वो दवाई नहीं जो क्विंगियान ने मंगवाई थी, बल्कि उसमें तो पॉइजन ही था, क्योंकि शेन नहीं चाहता था कि ये फे जिंदा रहे, इसलिए उसने ही क्विंगियान के थ्रू वो दवाई उसको पिलाने की कोशिश की थी। अब जैसे ही क्विंगियान को पता लगता है कि उस ड्रग का क्या नाम है, वो सीधा जाकर मैंग को ये बात बता देती है। फिर डॉक्टर आकर उस पॉइजन का एंटीडोट उसको देता है और यीफे की जान बचाने की कोशिश करता है। अब मिंग को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो तो क्विंगियान को मार भी नहीं सकता था, क्योंकि जाते जाते यीफे ये कहकर गया था कि मेरे पीछे कोई भी क्विंगियान को हाथ तक नहीं लगाएगा। अब कुछ टाइम इसी तरह बीत जाता है। एक दिन क्विंगियान बैठे हुए यही सोच रही थी कि यीफे ने सब कुछ जानते हुए मेरे हाथ से वो जहर पी लिया, और यहाँ तक कि सभी लोग मेरे डैड को अच्छा इंसान नहीं बताते, और शायद यीफे ने मेरे डैड से जो बदला लिया है वो यही डिजर्व किया करते थे। लेकिन वो तो इस बात में भी कंफ्यूज थी कि उसने मेरे डैड को मारा और मैंने उसको जहर दे दिया। इस बात पे तो मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं उदासी होती जा रही हूँ। अब इसी तरह से टाइम बीतता रहा और मौसम भी चेंज हो गया। आज स्नोफॉल हो रही थी और यहीं पर यीफे उसके पास आया और अब ये थोड़ा ठीक हो चुका था, जहाँ पर उसने यीफे से पूछा कि सब कहते हैं कि मैंने तुम्हें जहर दिया है, क्या तुम भी इस पर यकीन करते हो? लेकिन यीफे ने कहा कि मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है, किसी और पर बिल्कुल भी नहीं। अब वो दोनों डांस करने लगते हैं और साथ ही साथ बातें भी कर रहे थे, जिस पर उसने कहा कि मिस्टर मो, मैंने एक बार एक सपना देखा था कि तुम मुझे मारना चाहते थे और मैं तुम्हें। यीफे ने पूछा कि लास्ट में क्या हुआ? वो कहती है कि लास्ट में आकर मैंने तुम्हें मार दिया। इस पर वो स्माइल करते हुए कहता है कि मैं खुशी खुशी तुम्हारे हाथों से मरने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो कहता है कि अब बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रही है और ठंड भी बढ़ गई है, इसलिए तुम अंदर चले जाओ, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगी। अब यीफे का यहाँ पर इतनी ज्यादा केयर करना क्विंगियान का दिल जीतता जा रहा था। अब यीफे और मिस्टर मैंग मिलकर प्लानिंग बनाते हैं कि हम शेंग और उसके डैड के बीच में लड़ाई करवाएंगे ताकि वो दोनों आपस में ही लड़कर मर जाएं। एक्चुअली वो उनकी मिस्ट्रेस का बेटा था और इसी वजह से उनकी आपस में अच्छी नहीं बनती थी। वहीं दूसरी तरफ क्विंगियान शेन से मिलने के लिए जाती है और उस पर बहुत गुस्सा करती है कि तुमने वो मेडिसिन चेंज क्यों की थी, जिस पर शेन ने कहा कि मुझे लगता है कि यीफे जितनी जल्दी मरेगा हमारा काम उतना आसान हो जाएगा, लेकिन वो तो मानने को तैयार ही नहीं थी। जिस पर शेन ने कहा कि कहीं तुम खुद को धोखा तो नहीं दे रही, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम दोबारा से यीफे को पसंद करने लगी हो। अब से लगता है कि हम दोनों की प्लानिंग अलग अलग होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ क्विंगियान घर में आकर देखती है कि सीक्रेट कमरे में सिर्फ यीफे ही जाता है और कोई भी नहीं। वो चोरी चोरी इस कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन उसको यीफे रंगे हाथों पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अगर तुम अंदर जाना चाहती हो तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें एक बार भी मना नहीं करता। वो उसको अंदर लेकर चला जाता है और वहाँ पर उसकी मॉम डैड का मेमोरियल था और इससे अलग कोई भी खास चीज नहीं। वो उसे बताता है कि ये जो तुम्हारा मेंशन है ये कभी हमारा हुआ करता था और यहीं पर ही मेरे मॉम डैड को किसी ने मार डाला और मेरी मॉम ने तो मुझे बचाते बचाते ही अपनी जान गंवा दी थी। वहीं पर वो उसे एक जेड पेंडेंट पहनाता
आता है और अपनी मॉम डैड की फोटो के सामने कसम लेता है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हें डिफेंड करूंगा। जैसे ही क्विंग-यान वहाँ से बाहर निकली तो वो बहुत ज्यादा दुखी थी और पुरानी बातें याद कर रही थी। अब इस बात को वो यीफे के सामने से शो नहीं कर सकती थी और उसे याद आया कि 15 साल पहले ही मेरे डैड ने इस मेंशन में रहने का डिसाइड किया था और उसी टाइम पर मो फैमिली मरी थी। आखिर मो फैमिली को मारा किसने? मेरे डैड के पास वो फेयर आया कैसे, जो कि असल में मो फैमिली का था। और ये सारी चीजें उसे इसी नतीजे पर लेकर जा रही थी कि उसके डैड ने ही मो की फैमिली को खत्म किया था। लेकिन अब वो खुद को ही धोखा देने लगती है और कहती है कि मेरे डैड बहुत अच्छे इंसान थे। अब वो जाकर मीसू से मिलती है। मीसू काफी इनोसेंट लड़की थी और वो उसे अपनी बातों में फंसाकर यही पूछने लगती है कि आखिर मो की फैमिली को मारा किसने था। लेकिन वो बताती है कि यीफे ने हम सब को तुम्हें ये बात बताने से मना की है, नहीं तो वो हमें बहुत बुरी पनिशमेंट देगा। मुझे तो वैसे ही वो फ्रांस भेजने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा काम नहीं कर सकती। लेकिन ये बात जरूर है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अगर तुम उससे जाकर पूछो तो शायद वो तुम्हें ही बता दे। अब नेक्स्ट डे क्विंग-यान लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजा था और यहाँ आकर उसको पता लगता है कि यीफे भी इसी को अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए यूज कर रहा है। और यहाँ उसको यकीन हो जाता है कि वो इस घर को इतने अच्छे से जानता है। इसका मतलब यही है कि वो बचपन में यहाँ रहा करता था और यहीं पर उसे उसके फोर्सेस डिप्लॉयमेंट के पेपर्स भी मिलते हैं और साथ ही एक पेंडेंट भी था जिस पर उसकी बर्थ डेट इंक्रीव हुई थी। अब ये सारी चीजें देखकर वो काफी शौक तो थी, लेकिन फिर वो मिस्टर लू से कहती हैं कि आप जाकर ये सारी चीजें मिस्टर शैन को दे दे, मुझे अपने डैड की मौत का बदला लेना है। और आखिरकार आज यीफे के बर्थडे का दिन आ गया था। वो आकर उससे मिलती है और उसे गिफ्ट देती है और ये गिफ्ट था ए पेयर ऑफ फिश। ये देखकर वो खुश होता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरे बर्थडे का कैसे पता लगा? उसने कहा कि मुझे तो मीसू ने बताया। लेकिन यहीं से ही यीफे को अंदाजा हो गया था कि ये सीक्रेट चैम्बर तक पहुंच चुकी है, क्योंकि उसकी असली डेट ऑफ बर्थ तो मीसू को भी नहीं पता थी। और अब तो वो इस बात को भी समझ लेता है कि उसके सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी एक्सेस हो चुके हैं। उधर मेंग बहुत ज्यादा परेशान हुआ करता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका बॉस यीफे जो उसके साथ इतने सालों से है वो किसी लड़की के हाथों बार बार धोखा खाए। वो आकर सबूत के तौर पर क्विंग-यान और शैन की चर्च में बैठे हुए की फोटो से दिखाता है, लेकिन यीफे तो इस फोटो को भी इग्नोर कर रहा था और फोटो को जला देता है और कहता है कि क्विंग-यान मेरे साथ जो करना चाहती है वो कर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रात के टाइम यीफे काफी ज्यादा ड्रिंक करता है और सीधा क्विंग-यान के रूम में पहुंच जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे जितने धोखा देना चाहती हो देती रहो, बेशक तुम मुझे बर्बाद ही क्यों ना कर दो, लेकिन मैं फिर भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन शेन को मैं ये अलाउ नहीं करूंगा कि वो मेरे साथ कुछ भी गलत करे। लेकिन इस बात पर क्विंग-यान को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहती है कि इसका मतलब है तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं बीमार नहीं हूँ। जिस पर यीफे ने कहा कि मैं उसी टाइम से जानता था जब तुम्हें होश आया था, लेकिन मैंने भी तुम्हें तभी कहा था अगर तुम्हें धोखा भी दो तो मैं हंस के धोखा खा लूंगा। और उसको गले लगाकर कहता है कि क्या तुम एक दिन के लिए भूल नहीं सकती कि मैं यीफे हूँ, मिस्टर मो नहीं। आखिरकार मेरा आज बर्थडे है, मैं तुमसे विश मांगता हूँ कि तुम एक रात के लिए ये सारी चीजें भूल जाओ और उसके बाद हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। अब हमारे बड़ों ने आपस में जो लड़ाइयाँ की हैं वो तो हमें भुगतनी पड़ेंगी ही। अब यहाँ पर क्विंग-यान भी सोचने लगती है कि कोई बात नहीं, सिर्फ आज के लिए मैं इसकी ये विश भी पूरी कर दूंगी। फिर वो तो एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट डे वो मिस्टर लू से पूछती है कि कहीं मेरे डैड ने ही मिस्टर मो की फैमिली को तो नहीं मारा, क्योंकि जिस टाइम वो फेयर लेकर आए थे उसी टाइम मिस्टर मो की फैमिली मारी गई थी। और मुझे ये भी बताया गया कि मेरे बचपन का प्यार मारा गया है क्योंकि वो मुझे यीफे से दूर करना चाहते थे। लेकिन मिस्टर लू तो यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं बताते। अब नेक्स्ट डे क्विंग-यान उसी क्लब में जाती है जहाँ पर मेंग आकर उस पर गन पॉइंट कर देता है और उसको होस्टेज ही बनाना चाह रहा था। लेकिन उसी टाइम पर यीफे आकर उसके हाथ पर गोली चला देता है और कहता है कि मेरी वुमेन को हाथ लगाना किसी को भी अलाउ नहीं। अब जैसे ये दोनों साइड में जाते हैं तब तो इनकी लड़ाई हो गई, क्योंकि यीफे ने अपने वो डिप्लॉयमेंट वाले पेपर्स और अपने सारे प्लान सभी चेंज कर दिए थे। और जब शैन उसकी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाने गया तब उल्टा शैन को ही मुंह की खानी पड़ी। वो तो अब बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मैं तो तुम्हें ट्रैप कर रही थी और तुम मेरे थ्रू शैन को ट्रैप कर रहे थे। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ या प्यार। अब जैसे ही ये दोनों वहाँ पर खड़े होकर बातें कर रहे थे तभी एक गोली चलती है जिसको कि एक स्नाइपर चला रहा था
और ये गोली क्विंग की जगह यीफे अपने ऊपर ले लेता है। और इसके बाद क्विंग तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं तो तुम्हें हमेशा नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, लेकिन तुम कितनी बार मेरी जान बचाओगे। अब मैंग और मानलिन उसको समझाते हैं कि हमारे बॉस ऐसे कभी भी नहीं थे, वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तुम उनको कितना भी नुकसान पहुंचाओ लेकिन हम तुमको हाथ भी नहीं लगा सकते। और यहीं पर क्विंग समझ जाती है और उससे कहती है कि भले ही तुम लोग मुझे ना बताओ, लेकिन मुझे पता लग चुका है कि वो मेरे डैड ही थे जिन्होंने 15 साल पहले मिस्टर मो की फैमिली को खत्म किया था। उन्होंने उससे उसका सब कुछ छीन लिया और लास्ट में उस बच्चे को भी मरवाने की कोशिश की। यहाँ तक कि वो तो मेरे थ्रू मिस्टर मो को मरवाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि वो बच्चा बड़ा होकर उन्हें मार डालेगा, इसलिए उन्होंने मुझे यूज किया। अब इतना सब कहने के बाद वो वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन तभी यीफे को होश आ गया और वो एक दफा उससे मिलने के लिए चली जाती है। वो पूछती है कि तुमने इतना सफर किया लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो कहता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता था, इसलिए तुम अपने डैड की जगह खुद को गिल्टी फील ना करो। यही वजह थी कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मैं ये भी जानता था कि एक ना एक दिन तुम्हें सारे सीक्रेट का पता लग ही जाएगा। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इन सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। हमारे बड़ों के बीच जो भी नफरत थी, क्या हम उसको मोहब्बत में नहीं बदल सकते? उन्होंने जो कुछ भी किया, चलो अब हम उसे खत्म कर देते हैं। लेकिन क्विंग तो अब खुद को उसके लायक ही नहीं समझती थी, क्योंकि उसने तो हमेशा यीफे के साथ धोखा ही करना चाहा था। लेकिन यीफे उसको कहता है कि तुम मेरे ही साथ रहोगी और मेरी ही विमेन बनोगी। इसलिए वो दोनों प्लानिंग करते हैं और इसी के चलते क्विंग शेन के पास जाती है और कहती है कि मेरे डैड ने तुम्हारे डैड के कहने पर ही मिस्टर मो की फैमिली को मारा था और इसी वजह से अब मैं उसके घर में नहीं रह सकती। अब हम उससे छुपकर नहीं बल्कि उसके सामने आकर उससे दुश्मनी निभाएंगे। और इसी के चलते मिस्टर शैन भी उसको अपने घर में एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है कि मिस्टर मैंग उनके पास आता है और आकर शैन से कहता है कि अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मुझे इस बात से बहुत दुख पहुँचा है कि किसी एक लड़की के आने पर मेरे बॉस ने हमारे इतने सालों की वफादारी को ही खत्म कर दिया। उन्होंने मेरे ऊपर ही गोली चला दी। अब क्विंग मीसू को एक मैसेज भिजवाती है जिसमें कि उसने मीसू को चर्च में मिलने के लिए बुलाया था। वो दोनों आपस में लड़ती हैं और इसी लड़ाई के बीच उसने यीफे के लिए एक लेटर भिजवा दिया। शैन उस पर किस टाइम हमला करने वाला है और कहां पर करने वाला है, ये सब भी उसने लड़ाई के थ्रू ही मीसू को बता दिया था, ताकि वो जाकर यीफे को कह सके। अब मीसू जाकर यीफे से कह देती है कि मुझे नहीं पता था कि मैंग ऐसा निकलेगा, वो तो जाकर उसके साथ ही मिल गया। लेकिन यहीं पर हम लोगों को पता लगता है कि ये सारी तो यीफे की चाल थी, क्योंकि वो क्विंग को अकेले उसके घर पर नहीं भेजना चाहता था। अब उसके घर में रहते हुए क्विंग उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी खंगाल लेती है। एक दिन क्विंग उसके लिए सूप लेकर आई, जिस पर शैन ने उसको कहा कि कहीं तुमने इसमें तो जहर नहीं मिला दिया, पहले तुम इसे पीकर दिखाओ। जिस पर क्विंग तो वो सारा सूप पी लेती है और उसको कहती है कि तुमने मैंग पर तो यकीन कर लिया जो कि यीफे के साथ इतने सालों से है, लेकिन तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया, जबकि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ही थी। अब वो क्विंग के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उसको कहता है कि मैंने तुम पर या मैंग पर कभी भी भरोसा नहीं किया था। जिस पर हमें पता लगता है कि शैन ने तो बचपन से यही सीखा था कि किसी पर भी भरोसा मत करना, और यहाँ तक कि उसने ही अपने डैड को मारा था ताकि सारी प्रॉपर्टी सिर्फ उसको मिल जाए। और साथ ही उसने ये भी बताया कि मुझे सब कुछ पता है कि तुमने ही यीफे के पास सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाई है, इसलिए मैं उसके ऊपर हमला कल को नहीं बल्कि आज रात ही करूंगा। और तब तक के लिए वो क्विंग को होस्टेज बना लेता है। वहीं दूसरी तरफ यीफे तो पूरी तरह से तैयार था, क्योंकि उसको भी अंदाजा था कि अगर उसने हमला पहले ही कर दिया तो हमें तैयार रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमें क्विंग को दिखाया जाता है जिसके साथ मैंग भी वहीं पर बंधा हुआ था, और वो उसको चिढ़ाती है और कहती है कि तुम इस तरह से मुझे डिफेंड करोगे। जिस पर मैंग ने भी उसे कह दिया कि मैं तो तुम्हारी वजह से ही यहाँ पर हूँ, क्योंकि मैं तुमको यहाँ पर भी अकेला नहीं छोड़ सकता, वरना ये रस्सियाँ तोड़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शैन भी यीफे के पास पहुँच गया था और जाकर उसको कहता है कि मुझे फेयर शोरा चाहिए, और कहता है कि गुटिंग जिस खजाने को नहीं ढूंढ पाए उसको मैं ढूंढ लूंगा। और साथ ही उसको इसलिए भी ब्लैकमेल करने लगा कि तुम्हारी क्विंग मेरे पास है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसको मार डालूंगा। अब उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पर शैन के पास तो गन थी लेकिन यीफे के पास एक नाइफ था। पर यहाँ पर यीफे तो इतना ज्यादा स्किल्ड था कि वो उसकी नाइफ की मदद से ही उन सब को हरा देता है, और लास्ट में अब वो दोनों ही बच गए थे। वहीं दूसरी तरफ मैंग और क्विंग दोनों ही उन रस्सियों से छूट गए थे।
दूसरी तरफ उन दोनों के बीच लड़ाई बज रही थी, जहाँ पर शेन ने देख लिया कि थोड़े दिन पहले यीफे को जो गोली लगी थी उससे ब्लीडिंग शुरू हो गई और अब तो वो उसके उसी घाव को पॉइंट करने लगता है और उससे बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर मैंग और क्विंगयान दोनों पहुँच जाते हैं। अब शेन तो यहाँ पर क्विंगयान को ही पॉइंट कर देता है और उसको मारना चाहता था, लेकिन यीफे ने उसको रोक दिया। लेकिन इसको देखकर शेन तो यहाँ पर यीफे को कहने लगता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम इससे कितना प्यार करते हो। तुम उठो, अपना नाइफ उठाकर अपनी ही गर्दन काट लो अगर तुम क्विंगयान को जिंदा देखना चाहते हो। लेकिन यही तो गलती यहाँ पर शेन ने कर दी थी। वो ये नहीं जानता था कि यीफे कितना ज्यादा ट्रेंड है। उसने तो एकदम से ही उस नाइफ के साथ शेन को मार दिया। साथ ही क्विंगयान ने भी उस पर गोली चला दी। अब उनका दुश्मन तो यहाँ पर मारा जा चुका था, लेकिन इसी के साथ साथ यीफे भी काफी ज्यादा बीमार हो गया, यहाँ तक कि वो बेचारा तो कोमा में ही चला गया था। अब क्विंगयान उसके लिए बहुत सारी प्रेयर्स करती है कि किसी तरह वो ठीक हो जाए। अब कुछ दिन बाद इसी तरह से यीफे को होश आ गया था और वो आकर क्विंगयान के सामने खड़ा हो गया कि तुम रो क्यों रही हो, मैं तो ठीक हो गया हूँ। अब वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, जहाँ पर यीफे ने उसको कहा कि अभी तो हम दोनों को शादी भी करनी है। क्विंगयान उससे पूछती है कि तो मेरा वेडिंग गिफ्ट क्या होगा। उसने कहा कि मैं फेयर शोरा तो तुमको दे ही चुका हूँ। अब वो उसको लेकर जाता है और फेयर शोरा को खोल कर दिखाता है। एक्चुअली ये फेयर शोरा एक बॉक्स में फिट होता था और उससे ही वो बॉक्स ओपन होता है और ये बॉक्स हमेशा से ही यीफे के पास ही था और उसी बॉक्स के अंदर वो खजाने का राज था। उसने वो नक्शा क्विंगयान को दिया और कहा कि अगर तुम चाहो तो इस खजाने को तलाश सकती हो। लेकिन क्विंगयान तो यहाँ पर उसको मना ही कर देती है और कहती है कि इस नक्शे की वजह से इतने लोगों की जान गई है, इसलिए हम इस नक्शे को जला देंगे ताकि आगे चलकर ये नक्शा किसी को भी परेशान न करे। अब जैसे ही उन दोनों की एंगेजमेंट का दिन आता है तब मेंशन में कुछ होता है। वहाँ की लाइट चली गई और इसके बाद क्विंगयान किसी को भी नहीं मिली और वहीं पर यीफे को एक मैसेज मिलता है जो कि मिस्टर लू की तरफ से भेजा गया था और उसमें लिखा था कि अगर तुम्हें तुम्हारी वाइफ चाहिए तो तुम सीधा चर्च में आ जाओ और साथ में खजाने का नक्शा लाने के लिए भी कहता है। अब जैसे ही यीफे चर्च में आता है तब उसको पता लगता है कि मिस्टर लू जो इतने टाइम से साधारण सी लाइफ जी रहा था वो क्लाउड होल का सबसे बड़ा असैसिन था और उसका रियल नेम वाइपर होता है। वो क्विंगयान को होस्टेज बनाकर यीफे को कहता है कि गुटिंग तो पागल था जिसको फेयर शोरा चाहिए था, मैं तो सीधा तुमसे नक्शा लेने के लिए आया हूँ। और इसी के साथ साथ मिस्टर लू ने तो यहाँ पर बहुत सारी प्लानिंग की हुई थी। अगर वो कुछ भी उल्टा सीधा करते तो मिस्टर लू के साथ साथ वो दोनों भी वहीं पर मर जाते। यहाँ पर क्विंगयान तो बहुत ज्यादा दुखी होती है। पहले उसकी फैमिली की वजह से यीफे ने बहुत कुछ सहा था और अब उसी की वजह से मिस्टर लू भी यीफे को ब्लैकमेल करने लगा। अब इसी दुख के साथ वो यीफे को भी बचाना चाहती थी, इसलिए वो यीफे का पेन अपने ऊपर यूज कर लेती है और मरते हुए कहती है कि तुम्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफें सहनी पड़ी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब इसी का मौका पाते हुए यीफे ने मिस्टर लू को तो गोली मार दी, लेकिन इसके साथ साथ ही क्विंगयान भी नीचे गिर गई। अब हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यीफे अपने क्लब में काफी सैड बैठा हुआ था और यहीं पर हमें पता लगता है कि क्विंगयान धीरे धीरे ठीक तो हो रही थी, लेकिन एक दिन अचानक से वो गायब हो गई और उसके बाद से वो आज तक नहीं मिली और इसी वजह से यीफे काफी ज्यादा दुखी है। लेकिन आज के दिन उसके नाइट क्लब में एक नई लड़की आती है और ये कोई और नहीं बल्कि क्विंगयान ही थी जो बिल्कुल ठीक होकर यहाँ पर आई थी और आकर उसी जगह पर अपने साथ डांस करने को ऑफर करती है जहाँ पर वो कुछ टाइम पहले मिले थे। और यहीं पर ही यीफे उसको हक कर लेता है और कहता है कि अब के बाद मुझे छोड़कर मत जाना और उनके इस प्यारे से मोमेंट के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।